बच्चों द पेपर इन फ्रंट ऑफ अस इज February March 2024। ये पेपर फॉर्मेट में तो मुझे नहीं मिल सका था, लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में मिल गया था। तो आई जस्ट यूज दैट ताकि हम उसी को यूज कर सकें और उसी के ऊपर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें। February March 2024 का पेपर है, रिसेंटली जो सबसे हुआ इंडियन एग्जाम। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे टेस्ट किए गए। February March पेपर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ द एग्जामिनर के वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल, और उसको बिफोर पेपर डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। The first question that has been tested from us is define the term quaternary sector. Quaternary sector, I taught you people in the class. This is the newly added thing to the syllabus. Quaternary matlab fourth, and quaternary sector is the sector that is knowledge based sector. We call it information technology ka sector. We call it the AI wala sector, artificial intelligence wala sector. This is the part of tertiary sector that has been now separated with the name of quaternary sector. तो इसको हम क्या बोलते हैं? knowledge based sector बोलते हैं। तो ये जो knowledge based sector है ये quaternary sector कहलाता है। The second question that has been asked from us is explain one factor of production फॉर बिजनेस एक्टिविटी। वी नो वन फैक्टर, वी नो ऑलरेडी, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं एफओपीज क्या होते हैं जब से हमने कभी बिजनेस पढ़ना शुरू किया है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन एफओपी इज लेबर, लेकिन you know that the mark scheme of the 3 marks question is 1 plus 2. It does mean that we have 1 mark for knowledge and we have 2 marks for the application. इसका ये मतलब है कि हमने 2 नंबर के लिए जो है एप्लीकेशन उसमें जनरेट करनी है। तो एप्लीकेशन क्या होता है? आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज अप्लाइंग टू सम सिचुएशन, दिस इज अप्लाइंग टू सम सिनेरियो। तो अब यहाँ पे हमने कहा लेबर इज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल इन अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द लेबर विल बी डिजाइनिंग द क्लोथ दैट हेल्प्स द बिजनेस एक्टिविटी टू प्रोसीड, because without designing there won't be any possibility to continue the operations. तो ये हमने एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग पे इसको अप्लाई कर दिया, एक सिचुएशन पे इसको अप्लाई कर दिया। तो दैट गिव्स अस द रेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स। 1 मार्क हमें मिला जब हमने कहा कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर है, और बाकी 2 नंबर हमें मिले जब हमने कहा लेबर को किसी सिचुएशन पे हमने अप्लाई कर दिया। तो आज भी मैं जो भी P1 चेक कर रहा था, सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो भेज रहे थे उसमें मैं देख रहा था कि एप्लीकेशन वाज मिसिंग। तो आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे लें, एनालिसिस कर लें, चेन ऑफ आर्गुमेंट्स बना लें, बट इफ यू डू नॉट अप्लाई टू अ सिचुएशन तो यू वोंट स्कोर मार्क्स। ओके जी, द नेक्स्ट थिंग दैट हैज बीन टेस्टेड फ्रॉम अस इज डिफाइन द टर्म डिसमिसल। डिसमिसल एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन वर्कर इज सैक्ड फ्रॉम द जॉब। अगर आप कहेंगे वर्कर इज नो मोर नीडेड तो वो गलत हो जाएगा। आपने कहना है वर्कर सैक्ड फ्रॉम द जॉब, और किस वजह से उसको निकाला गया है? बिकॉज ऑफ हिज ओन एरर। ये 2 पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन के, अगर इसमें से कोई आधा पार्ट आप लिखेंगे तो यू विल स्कोर हाफ मार्क यानी 1 मार्क। तो अगर आप ये लिखेंगे कि वो अपनी एरर की वजह से निकाला गया है, सैक्ड फ्रॉम द जॉब किया गया है, और कुछ बच्चे होंगे जो लिख देंगे फॉर एग्जांपल फॉर not fulfilling his job duty, for example for not because of not working efficiency as per decided in the letter of contract या contract of employment, तो वो और भी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। अगले सवाल पे हम चलते हैं। द क्वेश्चन इज explain one impact on employees who are the member of the trade unions. One impact on employees, तो हम कहेंगे employees पे एक impact ये आता है कि their wages and salaries might increase। तो ये हमने एक impact लिख दिया, wages and salaries might increase। तो ये जो हमने लिखा wages and salaries बढ़ जाती हैं, this will give us only 1 mark। ये हमें knowledge का mark है जो यहाँ से मिला। 2 नंबर हमने एप्लीकेशन के स्कोर करने हैं, तो हम कहेंगे if employees join the trade unions they will have more power, or because of that power they can negotiate with the employer to give them more wages and salaries। because of solidarity they are in a position to receive more wages and salaries by negotiating with the employer। तो ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दी, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के हम जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो ये पावर बिकॉज ऑफ यूनियन, ये वो एप्लीकेशन है जो हम कर रहे होंगे और इसकी वजह से हमें मार्क्स मिल रहे होंगे 2 मार्क्स रेस्ट ऑफ, तो तब हमारे 3 नंबर पूरे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म ट्रेड रिसीवेबल। अकाउंटिंग टर्म है, हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। वो इन्वेंट्री हमने क्रेडिट पे सेल की होती है, वी नीड टू रिसीव अमाउंट ऑफ दैट इन्वेंट्री दैट वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट।
तो वो जो अमाउंट हमने रिसीव करनी होती है फ्रॉम द पीपल, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। डेफिनेशन है, सिर्फ नॉलेज के मार्क्स से और कुछ नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई बिजनेस नीड फाइनेंस। तो क्यों, हमने 4 रीजन वैसे पढ़ रखी हैं बिजनेस को। स्टार्टअप कैपिटल के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो हमने कहा जी स्टार्टअप कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, तो ये हमें 1 नंबर हमारा दे देगा कि बिजनेस शुरू करते वक्त हमें पैसे चाहिए। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि बिजनेस को फाइनेंस चाहिए, स्टार्टअप कैपिटल वाला। तो बिजनेस नीड्स फाइनेंस टू पे द एडवांस लीगल फी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने लिखा एडवांस लीगल फी, ये हमें एप्लीकेशन के मार्क्स देगा। या हम लिखेंगे कि बिजनेस जो है उसने रेंट देना होता है इन एडवांस ऑफ द फैक्ट्री दैट बिजनेस इज स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल, तो वो हमें एप्लीकेशन के मार्क्स देगा। या हम लिखेंगे कि बिजनेस हैज टू बाय द प्लांट एंड मशीनरी टू ऑपरेट हिज फैक्ट्री, इट्स फैक्ट्री, तो वो हमें एप्लीकेशन के मार्क्स देगा। तो ये इन सब चीजों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमने किसी सिचुएशन पे अप्लाई करना है जो हमें क्या देगा, एप्लीकेशन के मार्क्स देगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह हमारे 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 5 मार्क्स की जो मार्क्स स्कीम है दैट इज 1 +2 +2। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमसे 5 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। और ये 5 मार्क्स की हमारी जो मार्क्स स्कीम है, इस पे हम जरा बात की कि क्या मार्क्स स्कीम है उसकी। 1 +2 +2, 1 mark for knowledge, 2 marks for application, and 2 marks for the analysis. What is analysis now? This is the development of the chain of arguments that we develop to prove our argument. अच्छा जी, analyze one possible impact on a business of operating below maximum capacity. एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें बिलो मैक्सिमम कैपेसिटी यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट भी पता हो, और फिर हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकें, क्लियर भी कर सकें कि बिजनेस जो है वो उसको क्या उस पर पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा। एक पॉसिबल इम्पैक्ट है जो क्लास में मैंने बच्चों को बता रखा है, दैट इज रिडक्शन, दैट इज इंक्रीज इन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। इफ यू रिमेंबर, बार बार क्लासरूम में भी मैंने एग्जांपल दिया कि 50 चेयर्स अगर क्लास में पड़ी हैं और सिर्फ 10 बच्चे बैठे हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर, तो इट मीन बिजनेस इज अंडर यूटिलाइजिंग इट्स कैपेसिटी। अगर उसका जो रेंट है वो 50,000 है उस रूम का जिसमें 10 बच्चे बैठे हैं, तो पर स्टूडेंट जो रेंट है वो बहुत एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये वो इम्पैक्ट है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 1 पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग बिलो मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब बिजनेस जितनी प्रोडक्ट्स बना सकता है उससे लेसर प्रोडक्शन वो कर रहा है बिकॉज ऑफ द लोअर डिमांड। तो ये हमने एक डेफिनेशन दे दी अंडर यूटिलाइजेशन की। फिर हमने कहा कि इम्पैक्ट उसका क्या आएगा, हमने कहा इम्पैक्ट ये है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज। ओके, फिर हमने उसको अप्लाई किया किसी सिचुएशन पे। हमने कहा कि एक फैक्ट्री जो है उसमें जो मशीन है वो 50,000 गुड्स बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ 10,000 गुड्स बना रही है। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि पर प्रोडक्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा। फिर हम ये जो हमने कहा पर प्रोडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी, 10,000 50,000, ये एप्लीकेशन है। और फिर हमने कहा कि बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस की जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ये एनालिसिस है। और उस ऑपरेटिंग कॉस्ट के बढ़ने की वजह से बिजनेस अनकम्पेटिटिव हो जाएगा इन द मार्केट, ये भी एनालिसिस है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटे। सर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो अगर वो अपनी बिलो मैक्सिमम कैपेसिटी पे अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो वो सप्लाई नहीं, डिमांड और सप्लाई मतलब सप्लाई नहीं ज्यादा दे पाएंगे। उससे भी तो कहते हैं कंज्यूमर्स जो होंगे लाइक सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ओके, द क्वेश्चन इज वैलिड बट प्लीज रिमेंबर, हम हमारा बेसिक जो नॉलेज है वो हमें ये बताता है कि अंडर कैपेसिटी पे हम उसी वक्त ऑपरेट कर रहे होते हैं जब हमारी डिमांड मार्केट में कम होती है। तो इफ वी गो दिस वे दैट यू आर स्टेटिंग, तो इसका मतलब है कि हम बेसिक नॉलेज के अगेंस्ट जा रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड है और वो फिर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो जाहिर है ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं करेगा कि अगर उसकी डिमांड है और वो फिर भी प्रोड्यूस ना करे। तो द बेसिक रीजन बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एट अंडर कैपेसिटी इज के बिजनेस की जो डिमांड है वो कम होती है और वो बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लगा लेता है। सर आसिफ ने सोचा कि मैं एक एकेडमी खोलूंगा, वहाँ 500 बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन 50 बच्चे आए। तो वो जो इतनी बड़ी एकेडमी सर आसिफ ने ली होगी उसके लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, जाहिर है वो फिर अंडर कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगी। तो इसलिए कि डिमांड कम है, तो अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना।
तो दैट इज द आंसर। ओके, आई विल टेक योर क्वेश्चन सारे के सारे, बट लेट मी फिनिश फर्स्ट, फिर उसके बाद हम आपके सवाल भी लेंगे इंशाल्लाह। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें हमने 2 काम करने हैं नॉलेज लिखने के अलावा, एक हमने एप्लीकेशन करनी है टू सर्टेन सर्कमस्टांस और सिचुएशन, और फिर हमने चेन ऑफ आर्गुमेंट्स डेवलप करनी है, जैसे कि मैंने की कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और अनकंपैरेटिव हो जाएगा बिजनेस। कमिंग टू द 5A, हमारा ये 8 नंबर का सवाल होता है 5A, वो हम देखते हैं 8 नंबर का जो सवाल है उसकी मार्क स्कीम हमारे पास क्या होती है। दैट इज बेसिकली 2 + 2 + 4, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स फॉर द एनालिसिस। बच्चों आप लोग एएस के स्टूडेंट हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में किसी क्वेश्चन में अगर सबसे ज्यादा एनालिसिस के मार्क्स हैं तो वो यही 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसको करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। एनालाइज 2 लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग फॉर अ बिजनेस, तो ये हमने 2 लिमिटेशंस लिखनी है। आप ये समझिए 8 नंबर का सवाल मैं हमेशा क्लासरूम में बच्चों को कहता हूँ कि आपने 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपने एक नॉलेज का पॉइंट डेवलप कर लिखना है, उसको किसी सिचुएशन पे अप्लाई करना है, और फिर उसका एनालिसिस और डेवलप्ड एनालिसिस भी करना है। तो हमने बताया कि सैम्पलिंग क्या होती है। हमने कहा जी सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अबाउट विच यू बिलीव दैट दैट रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन। तो ये हमने एक सैम्पलिंग की अच्छी सी डेफिनेशन लिख दी। फिर हमने उसकी पहली लिमिटेशन बताई। हमने कहा जी सैंपल साइज में बी टू स्मॉल, ये हमने एक लिमिटेशन बता दी, और उसकी वजह से इट माइट नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। और वो फिर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, किसी सिचुएशन पे अप्लाई कर दिया कि हम एक जो है किसी इंडस्ट्री के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि उसको एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर सैंपल साइज हमने बहुत छोटा लिया था तो विल मेक इनकरेक्ट डिसीजंस, बिकॉज वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा होगा और हमें पता ही नहीं चलेगा द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फिर हमने एक और लिमिटेशन लिखी मिसाल के तौर पर। हमने कहा जी हमने नॉन साइंटिफिक सैंपल ले लिया, कोई रैंडम सैंपलिंग पे चूज कर ली, तो नॉन साइंटिफिक सैंपल ले लिया तो वो भी क्या करेगा कि पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसकी वजह से भी होगा कि ये कि हमारे जो मनी इन्वेस्टेड होगी ऑन दी सैम्पलिंग इट विल वेस्टेड, और वो जो वेस्टेड मनी है वो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ा देगी, और उस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हम अनकंपेरेटिव हो जाएंगे मार्केट में। तो अगेन रिमेंबर यू नीड टू डेवलप 2 पॉइंट्स। कभी भी 8 नंबर के सवाल में वो 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, आपने 2 ही लिखने हैं, उनको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई करना है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसका एनालिसिस और डेवलप्ड एनालिसिस करना है। लेट्स मूव टू द 12 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें यूजुअली बच्चे कम स्कोर कर पाते हैं और इसको थोड़ा सा हॉरिबल क्वेश्चन भी बच्चे समझते हैं। कल भी हमारी क्लास में जो बच्चे कुछ मौजूद हैं इस वक्त, उसमें से कुछ बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। एक टिपिकल 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने है, जिसमें एक आर्गुमेंट पूछा जाता है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। बेसिकली प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट of the marketing mix for the success of a parcel delivery business। अच्छी बात ये होती है बच्चों इस सवाल में कि वो आपको ऑलरेडी दे देता है किसी सिचुएशन को, आपको फिक्टिशियस एग्जांपल्स खुद से नहीं सोचनी पड़ती। जैसे यहाँ भी अगर देखें तो उसने पार्सल डिलीवरी बिजनेस के बारे में हमें एक एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दी है। तो ना वट एवर द आंसर वी विल डेवलप इन द परस्पेक्टिव ऑफ दैट पार्सल डिलीवरी बिजनेस। तो हमने सारे का सारा ही उस पार्सल डिलीवरी बिजनेस में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, पहले तो इसकी मार्क स्कीम देख लें। दैट इज 2 + 2 + 2 + 6। इट मीन्स 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 marks for application, 2 marks, only 2 marks for analysis, only 2 marks for analysis, and 6 marks for the evaluation। तो इसीलिए हम इसको evaluative question भी कहते हैं, क्योंकि half of the marks of this question are based on the evaluation, उसी के ऊपर हमने उसको attempt करना होता है। अच्छा जी, यहाँ उसने पूछा प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो इसका फॉर्मेट जरा समझ लें। आपको प्रमोशन को डिफाइन तो करना ही है, जाहिर है वो आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट्स ब्रिंग, नॉट मोर देन 2, 2 आर्गुमेंट्स ब्रिंग इन द फेवर ऑफ प्रमोशन। क्या जी वो प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? यस है, इसमें आपको पता भी है मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि सवाल ही प्रमोशन के ऊपर है कि क्या प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हमने कहा जी सबसे पहला पॉइंट हमने ये किया कि प्रमोशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो पार्सल डिलीवरी बिजनेस है वो लोगों को उस प्रमोशन की मदद से ही कम्युनिकेट करेगा कि वो किस तरह की पार्सल्स डिलीवरीज करता है,
कम्युनिकेशन थ्रू प्रमोशन, और फिर उसको डेवलप किया कि लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने अगर कोई स्मॉलर बॉक्स भिजवाना है, लार्जर बॉक्स भिजवाना है, तो वो कहाँ भिजवा सकते हैं, उसका मेथड क्या होगा, क्या वो होम डिलीवरी सर्विसेज देता है, क्या वो घर से पिक एंड ड्रॉप पिक करता है और अगले तक पहुंचाता है, वॉट एवर, वो फिर आप पार्सल के मुताबिक उसको डेवलप करें। इसी तरह एक और आर्गुमेंट लाएं आप प्रमोशन की फेवर में कि प्रमोशन करेगा तो वो बता सकेगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो जो पार्सल डिलीवरी बिजनेस है, और फिर लोग वहां पे आ सकेंगे। अदरवाइज उसकी अगर लोकेशन का पता ना चल सका लोगों को, तो वो बिल्कुल अपना बिजनेस नहीं कर सकेगा जो पार्सल डिलीवरी बिजनेस है, क्योंकि लोग जो है वो जो भी पार्सल्स उन्होंने भेजने होते हैं टू दी अदर सिटीज, टू दी अदर कंट्रीज, वो उनके लिए एक लोकेशन होना जहाँ पे वो उसका वेट कर सकें, मेजरमेंट ले सकें, उसकी प्राइस डिसाइड कर सकें, एक पर्टिकुलर लोकेशन बहुत जरूरी है। तो वो प्रमोशन ही है कि जो कि लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। या कोई और आर्गुमेंट भी आप सोच सकते हैं, या रैंडमली मेरे जहन में आए और मैंने दो लिख दिए। उसके बाद इस फॉर्मेट का दूसरा पार्ट ये है कि आप इवेल्युएटिव पॉइंट लिखें। आप कहें कि प्रमोशन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स के। जैसा कि अगर वो डिलीवरी सर्विस बिजनेस है तो उसके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो पैकेज जहां पर डिलीवर करता है उसकी प्राइस क्या चार्ज करता है। और आप बताएं कि ये जो डिलीवरी वाला बिजनेस है, पार्सल डिलीवरी वाला, ये बहुत ही कंपेटिटिव है, और किसी भी पार्टिकुलर एरिया में लोग ये देखते हैं कि कौन सा बिजनेस जो है वो कितनी प्राइस पे दूसरे सिटीज में, दूसरे कंट्रीज में डिलीवर कर रहा है। तो प्राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप बताएं कि प्राइस के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रोडक्ट, यानी कि जाहिर है इसकी प्रोडक्ट तो है नहीं, सर्विस क्या है, इसमें आप एप्लीकेशन करें कि वो कितने टाइम में डिलीवर करता है, कितना सेफली डिलीवर करता है, क्या वो डिलीवर करते वक्त लोगों को ऑनलाइन ट्रैकिंग की फैसिलिटी देता है या नहीं देता। तो ये सब देखें, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमने उसी सिचुएशन में, जो पार्सल डिलीवरी की सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में सारी बातचीत करनी है। तो ये दो इवेल्युएटिव पॉइंट आप अगेंस्ट उसके जाके दे देंगे। फिर आप लिखेंगे फाइनल इवेल्युएशन। अगर मैं हूं फाइनल इवैल्यूएशन लिखते हुए, तो मैं कहूंगा कि डिलीवरी सर्विस बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने उसने इसी प्रमोशन की मदद से लोगों को प्राइस के मुतालिक बताना है, अपनी सर्विसेज और अपनी जो प्रोडक्ट है उसके मुतालिक बताना है। तो ये मैं एक ओपिनियन दे दूंगा सबसे पहले, जो कि बेस्ड ऑन अ रीजन होगा, और उसमें मैंने कहा कि प्रमोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि प्रमोशन कितनी इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, ये डिपेंड करता है बहुत सी बातों के ऊपर। और वो बातें क्या है कि उसका ब्रांड नेम कितना स्ट्रांग है, क्या लोग ऑलरेडी उसको जानते हैं कि नहीं जानते, और ये भी कि उसकी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी क्वालिटेटिव है और कितना ट्रस्ट है लोगों का उसके ऊपर, कि वो ऑलरेडी अगर स्टेब्लिश कोई बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से ट्रस्ट बहुत ज्यादा होगा। और ये इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो कितनी प्रमोशन करते हैं। और आखिर में फिर मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, लेकिन प्रमोशन की जो इंपॉर्टेंस है दैट इज नॉन डिनाएबल फैक्ट, और वो लाजमी तौर पे बिजनेसेस ने अपनी प्रमोशन जो है वो करनी ही होती है। तो ये मेरी फाइनल इवैल्यूएशन होगी। अगर आप गौर करें तो इसमें हमने एनालिसिस के सिर्फ 2 पैराग्राफ डेवलप किए हैं, जबकि जो हमने इवैल्यूएशन है उसके मुतालिक ज़्यादा डिटेल लिखी है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो भी हमारा 12 नंबर का सवाल होता है उसमें जो इवैल्यूएशन के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं।